मैंने मोबाइल में समय देखा। 6 बजने में 5 मिनट बाकी थे। सुधा को अब तक आ जाना चाहिए था। वह समय की बहुत पाबंद थी। मेरी नज़र दरवाजे पर टिकी थी। 1.5-2 साल से यही क्रम चला आ रहा था। इसका क्या परिणाम होगा मैं भी नहीं जानता था। फिर भी मैं सावधान रहता था। जो भी हो रहा है वह उचित नहीं था। यह जानते हुए भी मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। माना कि वह मुझ पर मुग्ध थी, पर शायद मैं कतई नहीं था। मेरा हरा भरा भरा पूरा संसार था। सुंदर सुशील गृहस्थी, पत्नी, 2 बच्चे, प्रतिष्ठित रोब-दाब वाली नौकरी, 15 साल के वैवाहिक जीवन में पत्नी से कभी किसी तरह की कोई किचकिच नहीं। यह अलग बात है कि कभी पल 2 पल के लिए किसी बात पर तू मैं हो गई हो। फिर भी अंदर से व्यवहारिक गृहस्थ कट रहा था कि अभी समय है, यहीं रुक जाओ, वापस लौट आओ। वैसे सुधा के साथ मेरे जो संबंध थे वे इतने छिछोरे नहीं थे कि एक झटके में तोड़े जा सकें या अलग हुआ जा सके। सबसे बड़ी बात यह थी कि हमने कभी मर्यादा लांघने की कोशिश नहीं की। हमारे रिश्ते पूरी तरह स्वस्थ और समझदारी भरे थे। कुछ हद तक मेरे बातचीत करने के लहजे और कलात्मक स्वभाव की वजह से वह मेरी ओर आकर्षित हुई थी। इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं था। आपसे 10 साल छोटी युवती से जबरदस्त रूप से प्रभावित हो और आप सन्यासी जैसा व्यवहार करें, यह संभव नहीं है। मैंने भी खुद को काबू में रखने की कोशिश की थी, पर मेरी यह कोशिश बनावटी थी, क्योंकि शायद मैं उससे दूर नहीं रह सकता था। कोशिश की वजह से आकर्षक कटने के बजाय बढ़ता जा रहा था। लगता था कि यह छूटेगा नहीं। उसकी नौसिखियाँ लेखकों जैसी और निखालिस हंसी हंस देती, फिर फटी आंखों से मुझे देखती और अपनी कहानी अपने ही हाथों से फाड़ कर कहती, दूसरी लिख कर लाऊंगी, कहकर चली जाती। हमारे बीच किताबों का लेन देन होने लगा था। उसकी दी गई किताबें ज़्यादातर मेरी पढ़ी होती थी, कुछ मुझे पढ़ने जैसी नहीं लगती थी। मैं उन्हें वापस कर देता था। वह मेरे अहंकार को झकझोरती रहती थी। शायद मैं उसे हैरान करने वाली युक्तियों से ठंडक पहुंचाता रहता था, क्योंकि मैं पुरुष था। हमारे संबंध यानी रिश्ते भले ही चर्चा में नहीं थे, पर खूबसूरत तो होने ही लगी थी, खुसर फुसर तो होने ही लगी थी। यहाँ तक बात स्पष्ट कर दूं कि हमारे बीच किसी भी तरह के शारीरिक संबंध नहीं था। इस तरह के रिश्ते के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। सुधा से इस तरह की मैंने कभी उपेक्षा भी नहीं की थी, नहीं मेरा कोई इरादा था। उससे मेरा रिश्ता मानसिक स्तर का था। जिस तरह लोगों के बीच समान स्तर का होता है, उसी तरह मेरा और उसका बौद्धिक रिश्ता था। ऐसा शायद समाज के डर से था, पर मैं उससे रिश्ता तोड़ने से घबरा रहा था। हमारा समाज स्त्री पुरुष की दोस्ती को स्वस्थ नज़रों से नहीं देखता, यह सत्य भी है, पर ये रिश्ते स्थूल थे, धरातल के थे। यह मान लेना चाहिए था कि मेरे और सुधा के बीच रिश्ते पवित्र थे। उसके मन में मेरे प्रति जो आदर था, उसे मैं सस्ते में नहीं ले सकता था। इस बात पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं था। कल शाम उसका फ़ोन आया। सर, कल शाम को 6 बजे मिल सकते हैं। मना करने का मन था, इसलिए मैंने पूछा, ऐसा क्या काम है? काम हो तभी मिल सकते हैं क्या सर? ऐसा तो नहीं है, पर ओके, मिलते हैं बस कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। मेरे फ़ोन रखते ही पत्नी ने पूछा कौन था। मैं कुछ जवाब दूं उसके पहले ही बोली, सुधा ही होगी। हाँ, मिलना चाहती है। तुम नहीं मिलना चाहते? बेधड़क सवाल। पत्नी के इस सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता था। मैंने कहा, डरता हूँ सुरेखा, वह भी मेरी तरह लेखक बनना चाहती है। स्त्री पुरुष का भेद किए बगैर मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, पर वह स्त्री है और सुंदर भी, इसलिए तुम उदार बन रहे हो न? अगर ऐसा है तो घमंडी कहलाओगे, कहकर पत्नी हंस पड़ी। 10वीं पास गांव की पत्नी का अलग ही रूप। मैंने उससे पूछा, क्या करूं? मिलने के लिए तो कह चुके हो, अब पूछ रहे हो? मैं उस अर्थ से नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूँ कि उसके साथ के रिश्ते को कैसे रोकूं सुरेखा। मुझे मेरी नहीं, उसकी चिंता है। उसकी अभी नई नई शादी हुई है, वह मुझ पर मुग्ध है। उसकी यह मुग्धता उसके दाम्पत्य में आग लगा सकती है। आई एम रियली कन्फ्यूज सुरेखा। वह बहुत ही प्यार करने वाली है। स्पष्ट और सख्ती से कह दो, तुम्हें फ़ोन न करे, जितना हो सके उतना दूर रहो उससे। पत्नी की सलाह व्यवहारिक थी। मेरे भीतर का व्यवहार कुशल आदमी
उसकी बात से सहमत था, पर बवाली मन वह नहीं चाहता था। उसे इस बात में बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह सोच रहा था, जो तुम्हें पवित्रता से चाहे, तुम्हारा आदर करे, तुम्हारी दोस्ती के बदले गर्व महसूस करे, उसका अपमान, उसकी उपेक्षा ठीक नहीं। इस तरह के आदमी की फिक्र तो सामान्य आदमी भी नहीं करता। तुम तो लेखक हो, लेखक तो समाज से ऊपर उठकर सोचता है। उस रात नींद नहीं आई, पूरी रात करवटें बदलता रहा। दिन में ऑफिस के समय बेध्यान हो जाता। पौने 6 बजे डायरेक्टर से अनुमति लेकर कॉफ़ी हाउस के लिए निकल पड़ता। कॉफ़ी हाउस नज़दीक ही था। मैं गाड़ी से 5 मिनट में पहुंच गया। 6 बजने में 5 मिनट बाकी थे। मैंने 2 कप कॉफ़ी का ऑर्डर कर दिया। अभी तक आई क्यों नहीं? मैंने घबराकर मोबाइल देखा। मुझे वहां आए करीब 10 मिनट हो गए थे। कोई मुश्किल तो नहीं आ गई? आजकल के पतियों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जबरदस्त नज़र रखते हैं पत्नियों पर। मोबाइल पर रिसीव और डायल नंबर चेक करते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक पर फ्रेंड लिस्ट के साथ मैसेंजर चेक करते हैं। कोई गलत संदेश तो नहीं भेज रहा। मैंने माथे का पसीना पोंछा, दरवाजे की तरफ देखा, खिड़की की तरफ ताका तो शाम की गुलाबी धूप छटने लगी थी। मैंने सामान्य होकर बैठने की कोशिश की। आने जाने वाले असहजता भांप सकते। आखिर 6:10 पर सुधा आई। ब्लैक टी शर्ट और गाढ़ी नीली जींस में आकर्षक लग रही थी। मैंने मन को लताड़ा। तू तो कहता है कि शारीरिक आकर्षण नहीं है, मानसिक दोस्ती है। तो फिर सॉरी सर, आई एम लेट। बैठो, मैंने कॉफ़ी का ऑर्डर कर दिया है। थैंक यू सर। सब कुछ ठीक तो है ना? पर ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। वातावरण भारी हो उठा। इतना कहकर मैं चुप हो गया था। वह भी चुप थी। थोड़ी देर बाद उसने ही चुप्पी तोड़ी। मैं आपको परेशान करती हूँ न? सॉरी सर, न चाहते हुए भी मैंने आपको फ़ोन किया। बात यह है कि 1 सप्ताह के लिए मैं बाहर घूमने जा रही हूँ, इसलिए सोचा कि सर को कहाँ जा रही हो? जी गुजरात, द्वारिकाधीश। पति के साथ जा रही हो? साथ में और कौन कौन जा रहा है? मैंने पूछा। इसी के साथ मैंने लंबी सांस छोड़ी। बेरा 2 कप कॉफ़ी रख गया था। 1 कप अपनी ओर खिसकाकर दूसरा कप उसकी ओर खिसका दिया। उसे कॉफ़ी ठंडी करके पीने की आदत थी। मैंने अपना कप उठाकर मुंह से लगाया। कप टेबल पर रखते हुए कहा, एंजॉय करने का टाइम है, करो। ईर्ष्या हो रही है क्या? मैं तो वही करना चाहती हूँ जो आपको अच्छा लगे, पर पास रहती हूँ तो भी आपको अच्छा नहीं लगता, और दूर रही हूँ तो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? मर जाऊँ? कॉफ़ी अच्छी है, कहकर मैंने चुस्की ली। वह वैसे ही बैठी रही। वह कॉफ़ी ठंडी कर रही थी। मैं अपनी कॉफ़ी पी गया। कप टेबल पर रखकर उसकी ओर देखा। पत्नी की याद आ गई। मन में आया कि कह दूं कि यह हमारी अंतिम मुलाकात है, अब हम आगे से नहीं मिलेंगे। तुम अपने परिवार में मन लगाओ, मैं अपने परिवार के साथ खुश सुखी हूँ। तुम भी अपने परिवार के साथ खुश और सुखी रहो। अब हमारी उम्र तुम्हारे साथ भाग गाने की नहीं रही। तुम मेरी आंखों के नीचे गड्ढे देख सकती हो, फैलते रेगिस्तान जैसा मेरा सिर। अब इसकी विशालता पर गर्व महसूस नहीं किया जा सकता। मेरी बदरूपता का ढिंडोरा पीटता मेरा यह पेट। यह सब तो ठीक है, पर मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ सुधा। कुछ मंगाना है गुजरात से? नमकीन, किताबें या कुछ और? नहीं, कुछ नहीं मंगाना। कोई ख्वाहिश, मन्नत कौन पूरी करेगा? द्वारिकाधीश, कहते हुए उसकी आंखों में सावित्री की श्रद्धा थी। मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा, पर उसकी श्रद्धा की ज्योति जरा भी नहीं डगमगाई। आपको हंसी आ रही है? उसने एक कदम शांति से पूछा।
धैर्य खोए बिना, एकदम अलग रूप। उस समय उसकी आधुनिकता अदृश्य थी। मेरी नास्तिकता से वह अनजान नहीं थी। फिर भी उसका इस तरह से कहना मुझे हंसने के लिए प्रेरित कर रहा था। इसमें कुछ अस्वाभाविक भी नहीं था। पढ़ी लिखी महिलाओं की इस तरह की इच्छाओं को मैं हंसी में उड़ाता था। बोलो क्या चाहते हो? वह अभी भी पहले की ही तरह गंभीर थी। मुझे मजाक सूझा। मांगो, उसने आंखों से ही हाँ कहा। सुधा, तुम मुझे पसंद नहीं या तुम्हारे प्रति आकर्षण नहीं, यह कहकर मैं खुद के साथ छल नहीं करूँगा। भगवान के प्रति मुझे जरा भी श्रद्धा नहीं है, पर तुम्हारी श्रद्धा की भी हंसी उड़ाने का मुझे कोई हक नहीं है। मुझे अब कोई लालसा नहीं है। मुझे जो मिला है वह बहुत है। पत्नी, बच्चे, प्रतिष्ठा, पैसा और तुम्हारी जैसी सहृदय मित्र। आखिर और क्या चाहिए? बस मुझे तुमसे एक वचन चाहिए। क्या? हमारे बीच यह पवित्रता इसी तरह बनी रहे। हमारे इस विरल मित्रता के बीच शरीर कभी न आए। मित्रता की पवित्रता हम इसी तरह बनाए रखें। हमारे बीच नासमझी की दीवार न खड़ी हो। बोलो, यह संभव है? मेरे इतना कहते कहते उसकी आंखें भर आई। कॉफी का कप खिसकाकर वह बोली, मुझ पर विश्वास नहीं है सर। आपने मुझे बहुत सस्ती समझा, स्त्री होना इसलिए, पर चिंता मत कीजिए, मैं वचन देती हूँ कि इसके बाद बची कॉफी एक बार में पीकर बोली, आप लेखक हैं। हैरानी हो रही है कि आप लेखक होकर भी इतना कठोर हैं। लेखक तो बहुत कोमल होता है, आपकी तरह पत्थर दिल। मैं सन रह गया, शायद अस्वस्थ भी। मैंने अपना हाथ छाती पर रखकर देखा, दिल धड़क रहा है या नहीं।